हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की ज़बरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। आपको एमसीक्यू में मदद करने के लिए ये स्पेशल सीरीज चल रही है, एमसीक्यू बाहुबली सीरीज। आज हम लोग चैप्टर में डिस्कशंस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का। आज जैसा आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में अच्छा वेटेज रख रहे हैं और कभी कभी ये ट्रिकी होते हैं अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा या चैप्टर की क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस बाहुबली सीरीज में, ये बाहुबली क्यों है, एमसीक्यू बाहुबली सीरीज, इसमें कुछ खास स्पेशलिटीज हैं। क्या है देखिए, इस बाहुबली सीरीज में सभी ऑल पीवाईक्यूज मैंने लिए हैं जो पिछले 10 साल में आए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। दूसरी बात, इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं जिससे और पुख्ता प्रिपरेशन हो, और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी डाले हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, एमसीक्यू अधिक मात्रा में लग जाए और पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट होगा तो एमसीक्यू आप संभाल पाएंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और बाकी वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। इस वीडियो को देखने पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी बढ़ेगी, तैयारी भी अच्छी होगी, काम भी बन जाएगा और चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। तो आपसे एक अपील शुरू करने से पहले कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और आज की बातचीत रही अल्टरनेटिंग करंट की। बेटा, बाहुबली सीरीज जैसा आपसे बात हुई थी, मैंने कई सारी आपके लिए सीरीजें बनाई हैं जो आपको मदद करें, जैसे कि वन शॉट वीडियो, पीवाईक्यूज, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इसके अलावा मैंने प्योर गोल्ड सीरीज भी बनाई है आपके लिए जिसमें सारे डिटेल्ड वीडियो है, पूरा लेक्चर कवर किया है, पूरा चैप्टर कवर किया है। तो देखिए, एक ही जगह मैंने आपको दे दिया है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से वो सीरीज या वो वीडियो देख सकें। जैसे आपने ये सोचा कि भाई मैं वन शॉट का रे ऑप्टिक्स देखना चाहता हूं, अच्छे से कंप्लीट हो और कम समय में कंप्लीट हो, तो यहां पर ये देखिए वन शॉट लगा हुआ है और चैप्टर 9 में जाकर इस प्ले बटन को हिट कर देंगे, वो वीडियो खुल जाएगा। और आपको ऐसा लगा कि भाई वीडियो देख लिया, इसका पीवाईक्यूज भी देख लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो आपको पता है कि सर ने पीवाईक्यूज बनाए हैं, ये देखिए इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी में चैप्टर 9 पे जाकर आपने यहां पर क्लिक कर दिया, प्ले बटन ओपन हो गया। डेरिवेशंस देखने इधर चले गए, मतलब वो अलग से भी सीरीज बनाई है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी है, एमसीक्यू बाहुबली भी है। तो एक ही जगह सारी तरीके के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो आपके हिसाब से आपकी जरूरत है वो आप देख लीजिए और अपना फायदा उठा लीजिए। अब इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो पहुंचने के लिए बेटा, एक तो है अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आ जाएं। यहां देखिए आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये 3-4 लिंक खुलेंगे। पहले वाले को क्लिक कर दीजिए तो इस वीडियो लाइब्रेरी पर इस आ जाएंगे। आप खोलने के बाद स्क्रॉल कर लीजिएगा ऊपर नीचे, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है तो सब कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे खिसका के दिखेगा आपको, ऊपर नीचे साइडवेज कर लें। और दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक अटैच करूंगा जिससे आप आसानी से इसको देख सकें। तो 2 मेथड हो गए, होम पेज से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा मिले आपको। और इससे फायदा क्या है कि आपकी कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, और साथ में आपको यह मालूम रहेगा कि अरविंद सर कौन कौन सी सीरीज आपके लिए बना रहे हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिल ही रहा है। कुछ बच्चों का रहता है जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, नोट्स बना के बड़ी शानदार प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। और आपके लिए 2 शानदार कोर्सेज भी हैं। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जानते हैं जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन की आप तैयारी करेंगे तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, कम से कम 10 साल के बिना लगाए, आप तैयारी में कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते हैं। लगाना तो आपको पड़ेगा ही, सभी लगाते हैं, चाहे अपने टीचर से पूछें, पापा से पूछें, भैया दीदी किसी से पूछें, सबने लगाया होगा अच्छे मार्क्स के लिए, तो आप भी लगाएंगे। लेकिन जब आप फिजिक्स का एक बुकलेट लेने जाते हैं 10 साल का, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुली शॉर्ट पेपर, तो एक पेपर 300-400 रुपए का बाजार में मिलता है, और पीसीएम लेने जाएंगे तो 400 का एक है तो 1200 का पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस इशू को देखते हुए, इस चैलेंज को देखते हुए
12th PCM या 12th PCB तीनों सब्जेक्ट का जो पेपर है 10 साल का फुली सॉल्व्ड, वो आपको जस्ट 299 में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देखिए 2023 से 2014 तक के पेपर हैं 10 साल के, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज फुली सॉल्व्ड है। इसको आप जरूर लें और लगाएं अच्छी प्रिपरेशन के लिए, मस्ट बाई। और दूसरी बात करता हूं, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि आपके पैटर्न में काफी बदलाव होता है, बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं, देखिए असर्शन रीजनिंग आ रही है, केस स्टडी आ रही है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, लॉन्ग आंसर टाइप, बहुत तरह के 5-7 तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कहां से करें? तो इसके लिए भी बड़ी सुविधा आपको दे दी है। चारों सब्जेक्ट पीसीएमबी ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक में सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हजारों एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी एंड सैंपल पेपर्स। और ये चारों ऑल इन वन में चारों सब्जेक्ट जस्ट 499 में आपको पड़ेंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का लेने जाते हैं मार्केट में अच्छे पब्लिशर का, तो पहला तो इतना कंटेंट नहीं होगा, अगर कंटेंट होगा भी तो 750 से 800 रुपए की एक बुकलेट आपको पड़ेगी। और यहां पर हमने कोशिश की है कि चारों सब्जेक्ट 499 में आपको प्रोवाइड कर दें, जिससे आप इसका ट्रमेंडस फायदा ले सकें। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कैसे ले सकते हैं? तो वो साहब अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में इसके जाएं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर इन कोर्सेज में इनरोल हो जाइए और अपनी पढ़ाई को और प्रिपरेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी वीडियो की पढ़ाई करते हैं शुरू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बाहुबली सीरीज चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आइए बात को, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल या लैपटॉप पीसी की स्क्रीन पर ये रहा। ये 2023 का सवाल है, रिसेंट देखिए, और आप इसी कलर से लिख देते हैं, बार बार बदलना पड़ेगा वरना। और इसमें पूछा है कि 4 फोटो जो दिख रही हैं, 4 ग्राफ दिख रहे हैं, इसमें से बताइए अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कौन सा है। यही लिखा है PQRS विद टाइम 4 डिवाइसेस में ये लिया है। ये करंट दिख रही है आपको y एक्सिस पे और टाइम दिख रहा है x एक्सिस पर। तो आप पहचाने इसमें कि आपके हिसाब से कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। तो देखिए ये जो Q है और ये जो R है, ये तो सीधे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में तो साइनसोइडल वेरिएशन होता है। साइनसोइडल वेरिएशन जैसे साइन के हिसाब से या कॉस के हिसाब से साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं। तो ये तो सीधा सीधा जा रहा है, बदलाव हो ही नहीं रहा है, खेल खत्म। अब इन दोनों में बदलाव हो रहा है साइनसोइडली, आप देख रहे हैं ना, ऐसे ग्राफ को साइनसोइडल बोलते हैं। लेकिन इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि करंट कम ज्यादा तो हो रही है, लेकिन अपनी दिशा को नहीं बदल रही है। दिशा का मतलब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ओरिजिन तो ये है, इधर तो पॉजिटिव आई है ना, और इधर निगेटिव आई है, तो ये है तो पॉजिटिव ही आई, बस करंट की वैल्यू बदल रही है, कम ज्यादा हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं जा रही है। इस ग्राफ को देखिए तो इसमें करंट साइनसोइडली वेरी भी कर रही है, और एक बार प्लस जाती है तो एक बार माइनस जाती है। तो करेक्ट ग्राफ कौन सा हुआ? नंबर S वाला, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट में भी बदलाव होता है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन से समझ गए कि इसका आंसर कौन सा है? S। और जहां पे भी S लिखा हुआ है यानी आंसर इज D। और क्यों हुआ है ये मैंने आपको बताया है। S का मतलब आंसर नंबर D यहां पर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिए कि अल्टरनेटिंग करंट साइनसोइडली वेरी करेगी और प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में चलेगी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बड़े प्यार से। आसान सा सवाल था, लेकिन गलती हो सकती है कई बच्चों से। दूसरा क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है, वो भी काफी सरल है, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो गलती उसमें होने के चांस मुझे नहीं लगता कि हैं। अच्छा देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने पढ़ाई इतनी कम की है कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका फॉर्मूला ही नहीं याद है, देखिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और थोड़ा भी पढ़ा है तो बच्चों को मालूम रहता है ये ओमेगा एल के बराबर है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला थोड़ा भी पढ़ा है तो ओमेगा सी के बराबर रहता है। अब इसी का तो रेशियो पूछा है, तो रही क्या गया इस सवाल में? एक्सएल अपॉन एक्सी। देखो इसमें मतलब बच्चों जैसा सवाल है, ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी।
ये कूद के इसके ऊपर मतलब मल्टीप्लाई हो गया और ओमेगा स्क्वायर LC इसकी वैल्यू आ गई, यही आंसर है। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बन गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब इससे सरल क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या मिलेंगे आपको। और इसमें भी गलती कर दें तो आपको अपने बाल नोच लेने चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि भाई अब कुछ तो पढ़ेंगे ही। खैर इसको नोट कर लीजिए मजाक के तौर पे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी पढ़ाई और एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखेगी। और ऐसा जो क्वेश्चन, ये जो तीसरा आपके सामने प्रस्तुत है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी टपक सकता है। तो देखिए समझते हैं। एन एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज है, मैं ये वाला कलर ले लेता हूं अभी। ये एक एसी वोल्टेज है अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर आर एंड ए एलिमेंट एक्स। मतलब एक रजिस्टर है और कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता, इन्होंने बताया भी नहीं है। इन द सर्किट इज दिस वन, ये इसका अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़े वोड़े होंगे और ये V की वैल्यू है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा समय ले लूं, लेकिन समझा दूं। साइन ओमेगा टी देखिए साहब, और I की वैल्यू हो गई I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, यहां साफ तौर पे दिख रहा है कि करंट π/4 एंगल से वोल्टेज को लीड कर रही है। तो आप लिख सकते हैं, लिखना तो नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, I लीड्स वोल्टेज, V लिखना ज्यादा अच्छा होगा, पकड़ेगा दिमाग, बाई π/4। आप जानते हैं कि करंट वोल्टेज से अगर लीड करे तो ये कौन सा सर्किट, कौन सा एलिमेंट होगा ही इसमें, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में, कि करंट लीड करती है वोल्टेज से। ठीक। तो इसमें कैपेसिटर तो होना जरूरी है। अब लिखा है इंडक्टर, तो इंडक्टर तो हो ही नहीं सकता, इंडक्टर में तो वोल्टेज लीड करता है। तो भाई साहब ये बी और सी तो तुरंत खल्लास हो गए, क्योंकि यहां पर वर्ड हमको मिल रहा था इंडक्टर। देखिए कितनी आसान कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब साहब कैपेसिटिव यानी पहला और चौथे में भिड़ंत हो गई है। अब इसको भी समझ लेते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से। देखिए अब हम कलर को बदलेंगे मजा लेने के लिए, और यहां पर फाई देखिए फेज कितना मिला है, मतलब फेज डिफरेंस कह लीजिए, या जिस फाई से लीड कर रहा है। हमें फॉर्मूला पता है 10 फाई का फॉर्मूला, कि ये जो यहां पर रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर हो चुका है, ये रेजिस्टेंस हो चुका है। तो आरसी सर्किट में हम जानते हैं कि 10 फाई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है XC/R। इन मैं ज्यादा लिखूंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए इन RC सर्किट या CR सर्किट, जो भी आप नाम देते हैं, हर चीज लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। सुनते रहिए ध्यान से, समझाऊंगा सब। तो अब इसमें फाई तो हमको पता था बेटा जी, तो टाई 10 लिख दिया 45 डिग्री। देखिए ये तो फाई इधर से मालूम है ना, तो ये वैल्यू हो गई XC/R। आप जानते हैं 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 = XC/R। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, और यहां से XC = R आ गया। देखिए ये रेफरेंस आपने कम से कम निकाल लिया है। आप पूछ क्या रहे हैं कि X इज ए कैपेसिटर और XC = R, तो X, अरे ये तो निकल आया, सवाल ही खत्म हो गया साहब। तो इसका आंसर देखिए यही था कि कैपेसिटर है, और यही आंसर हो गया। तो आंसर इज डी। ये एक सवाल ऐसा है, मतलब थोड़ा पढ़ाई चाहिए आपको, टफ तो होता ही नहीं सवाल, कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तिकड़म मिलेंगे तो समझेंगे। इसमें अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे तभी कदम बढ़ा पाएंगे। मैं इस तरह से सवाल करा रहा हूं मोहब्बत से कि आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। पक्का मेरा वादा है कि मेरे वीडियोस को जब आप देखेंगे, जब कंप्लीट देखेंगे सुनते हुए ध्यान से, तो जब आप जो भी समय 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, आप खुद महसूस करेंगे। उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में नंबर आए तब देखें ना। अभी वीडियो खत्म होते ही आपको फील होगा कि यार मेरी पकड़ में आ गया चैप्टर, क्योंकि मैंने पकड़ा है आपके लिए सरल करके, आप भी पकड़ेंगे। बढ़िया हो गया। तो चलिए साहब इसको नोट कर लिया जाए, फिर चैप्टर कौन सा सवाल बनेगा, चौथा नंबर, वो कर लेंगे। तो इसको नोट करो ना।
तो ये कहानी एक स्लाइड में आ गई है, फर्स्ट क्लास तरीके से आप नोट कर पाएंगे। तो बढ़िया, आपने इस सवाल को नोट किया होगा सुंदर तरीके से। पॉज करके अगले सवाल पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें थोड़ा मैं आपको हिदायत दूंगा कि कुछ चीज़ याद रखने की, क्योंकि वरना आप समझेंगे तो ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज करेक्ट। तो मैं आपको एक हिदायत देता हूं, बाकी समझाऊंगा भी अभी, कि जो सीरीज LCR सर्किट होता है, सीरीज LCR सर्किट लिखी दे, वरना तो आप समझदार हैं ही हैं। इसमें एक बात याद कर लीजिए, बड़े काम की आती है। जो ग्राफ होता है इंपिडेंस Z और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो मैं ग्राफ का फोटो बनाता हूं, आपको फॉर्मूला नीचे लिख दूंगा। चलो उसके ये देखिए, आपको थोड़ा सा याद दिलवाने के लिए कि आप इस बात को पकड़ सकें। यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब, और ये इंपीडेंस की कहानी है। तो इस सीरीज LCR सर्किट में क्या होता है, व्हाइट कलर लेने तो और अच्छा लगेगा। ऐसे ग्राफ जाता है, यहां जो मिनिमम वैल्यू मिलती है, यहां पर हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है, और यहां पर मिलता है Z मिनिमम इज इक्वल टू R। अब ये फॉर्मूला आप ऐसे समझ लीजिए, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होता है, तो आप 2πfL माइनस 1/2πfC का होल स्क्वायर, ये इंपिडेंस हो गया। इसको आप याद रखिए। और इस ग्राफ में मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सीरीज LCR सर्किट में जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे शुरुआत में इंपीडेंस गिरता है, फिर मिनिमम वैल्यू आकर और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं तो ये इंपीडेंस बढ़ने लगता है। ठीक इसी के अपोजिट एक सवाल आगे भी धरा हुआ है। अगर इसको I से कनेक्ट कर दें, I से, तो अगर इंपीडेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगी, और इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, क्योंकि इंपीडेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट Z। यही तो होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस समझ लीजिए आप, अपोजिशन, उसका बिहेवियर अपोजिशन टू द करंट। तो अगर मैं सीरीज LCR सर्किट की बात करूं और आपसे बोलूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो इंपीडेंस में क्या फर्क होगा, तो आप करेंगे इंपीडेंस शुरू में गिरेगा, बाद में बढ़ेगा। अगर मैं यही बोलूं कि सीरीज LCR सर्किट में करंट को बढ़ाते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शुरू में करंट बढ़ेगी और बाद में करंट घटेगी। बात समझ गए ना, पकड़ लीजिए। इसी बेसिस पे अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी भी लगेगी और बात समझ में भी आएगी। तो देखिए, मैं कलर को फिर से इस रंग पे लाता हूं, ग्रीन पे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। यही सही ऑप्शन है इसका। मैंने इतना लेक्चर क्यों दिया है कि आप इसको याद कर लें, अगर ग्राफ ध्यान नहीं है तो। ये आता है ऐसा सवाल, घुमा घुमा के पूछते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एक्सप्लेनेशन भी मैं, क्योंकि आप थोड़ा प्रैक्टिस बने, इसलिए बाकी को भी मैं मोहब्बत से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। बोला है इफ द नेक्स्ट सेकंड में, इफ द नेक्स्ट रिएक्टेंस XL minus XC of the circuit becomes equal to its resistance, then the current leads the voltage by 45। ये गलत हो गया, क्योंकि जब भी XL minus XC होता है, क्लियरली लिखा है, डिफरेंस नहीं, XL माइनस XC, तो इंडक्टर लीड कर रहा है। और जब इंडक्टर लीड करता है, XL बड़ा है और XC घटा रहे हैं, तो XL बड़ा है, यानी उस सर्किट का बिहेवियर है इंडक्टर डोमिनेटेड। तो इंडक्टर लीड करेगा, तो इंडक्टर अगर है तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट थोड़े लीड करेगी। तो ये सवाल गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। करंट लीड्स लिखा है। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, और मेरे साथ रहिए, मैं एकदम उसकी मेटा एनालिसिस मोहब्बत से कर लेंगे हम लोग, है ना, जिससे इसको बुरा भी ना लगे, हमें समझ में भी पूरा आ जाए। बात समझ में गए आप? अच्छा, इसकी कहानी देखिए। एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन द अक्रॉस द कैपेसिटर। गलत है। रेजोनेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर, वो इक्वल होता है, एक दूसरे के अपोजिट फेज में होता है, और अप्लाइड सोर्स वोल्टेज से कहीं ज्यादा होता है। समझे आप?
तो इस पे बहुत समय देंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए रोक रहा हूं अपने आप को। इस वजह से दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। रेजोनेंस पे क्या होगा, इंडक्टर पर वोल्टेज और कैपेसिटर पर वोल्टेज सेम ड्रॉप होता है। आप थोड़ा सा हिल रहे होंगे क्योंकि कितना पढ़े हैं मुझे नहीं मालूम। ये अगर ऐसे बना हुआ है, ये एक LCR सीरीज सर्किट है, अगर ये रेजोनेंस पर है, एट रेजोनेंस, तो उस कंडीशन पर जितना यहां पर VL है उतने ही VC होता है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप। बस इनका नेचर एक दूसरे से विपरीत होता है, अपोजिट फेज में होता है, एक इधर तो एक उसके डायरेक्टली अपोजिट। और ये VL VC इस अप्लाइड वोल्टेज से काफी ज्यादा होता है, एम्प्लीफिकेशन मिलता है यहां पर। और इसको VR लिख दीजिए तो आप समझ गए ना, VL इज इक्वल टू VC होने वाला है। मैंने काफी चर्चा की इसलिए कि इसी सवाल से 4-5 MCQ मैंने क्लियर करा दिए आपके। ऐसे आए वैसे आए, ऊपर से आए नीचे से आए, चप्पे छक्का ही मारना बेटा। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। मस्त तरीके से हम लोगों ने इसको समझाया, मजा आ गया। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं पॉज करके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा इनको भी निपटा देते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद करते हैं आपके यहाँ देना, घुमा फिरा के टपका देंगे। तो लिखा है एन आयरन कोल्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब with an AC source as shown in the figure। बढ़िया सब कनेक्शन है। When iron piece is taken out, इसमें आयरन पीस पड़ा होगा, अब वो निकाल रहे हैं आयरन पीस ये आउट ऑफ द कॉइल, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपने पढ़ा भी होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, कि जब आप इंडक्टर कॉइल में सॉफ्ट आयरन घुसेड़ देते हैं, मतलब इसके अंदर ये देखिए सॉफ्ट आयरन, तो इसका इंडक्टेंस जाता है बढ़, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। जब ये इन है, इन क्या है, सॉफ्ट आयरन, मेरे ख्याल से इतना याद रखने के लिए काफी होगा, ये सॉफ्ट आयरन डाला है। अगर L बढ़ जाएगा तो XL से बढ़ जाता है ओमेगा, XL भी जाता है बढ़। तो यहां पर XL भी क्या है, रिएक्टेंस अपोजिशन टू द करंट। अगर करंट का विरोध करने वाला बढ़ेगा, तो अगर आप आयरन रॉड डाल रहे हैं तो XL विल इंक्रीज एंड करंट विल डिक्रीज। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एंड करंट विल डिक्रीज। इन है जब, तब उस समय बल्ब की रोशनी या ब्राइटनेस डिम हो जाता है, जब घुसेड़ रहे हैं सॉफ्ट आयरन, और यहां तो निकाल रहे हैं। तो जब आप सेकंड कोश टेकिंग आउट सॉफ्ट आयरन लिख देते हैं, या आयरन कुछ भी लिख दो, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये आप ऐसे डाले हुए हो और यहां पर आप इसको निकाल रहे हो बाहर, यहां घुसेड़े थे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में आपका L विल डिक्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, L कम हो जाएगा। तो साहब आप समझदार हैं, और इसी वजह से XL विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि ओमेगा L पे डिपेंड कर रहा है। अगर XL कम हो गया तो करंट विल इंक्रीज, अपोजिशन टू द करंट कम हुआ तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो बल्ब महाशय बढ़िया खूब तेज जलेंगे। तो यहां ब्राइटनेस विल इंक्रीज। तो बात समझे ना, पूरा मैं ऐसा समझा रहा हूं कि एक ही सवाल के कॉन्सेप्ट पर 5-5 MCQ बन जाएं। ब्राइटनेस विल इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर बना बी। मेरे ख्याल से आप 5वां नंबर मैं हटता हूं, इसको टिप लीजिए। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो मेरे ख्याल से अच्छा सवाल है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कर पाएंगे, और जो हिल रहे हैं उनको मैं समझाऊंगा। आइए मजा लेते हैं सवाल का। ये सब थोड़ा मजाक करने की मेरी आदत है, जिससे मुझे भी एनर्जी मिलती है, आपको भी मजा आएगा। तो पॉजिटिव चीजें रहें, खुश मुस्कुरा के पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लोड लेके टेंशन में पढ़ेंगे तो समझ ही मैं अगर प्रेशर में पढ़ूं तो मेरी समझ में ही नहीं आता है।
मैं, आप तो कर लेते होंगे, मैं तो अपने ज़माने में शायद करता रहा हूँगा पढ़ाई के। अब मैं अगर टेंशन लेके पढ़ूँ तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं लुफ्त लेके पढ़ता हूँ एंजॉयमेंट के साथ, तो बहुत समझ में आता है। खैर चलिए आपको भी समझाता हूँ। इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 इज 40 वोल्ट, V1 का मतलब ये है भाई साहब, रंगें बदलने पड़ेंगे, मज़ा आएगा। तो V1 40, इसकी रीडिंग है 40 वोल्ट। देन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 2 V2, इसकी रीडिंग हमको बतानी है। और ये जो फॉर्मूला लिखा है ये साहब कुछ इस तरीके का होता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर करोगे तो E नॉट की वैल्यू ये दिख रही है आपको, ये ना लिखें, इतना तो समझते ही हो मेरे हिसाब से लगता है। ठीक, अब इसको करते हैं V नॉट की रीडिंग के लिए। तो देखिए कुछ जानकारियां, कुछ बातें आपको समझाते हैं। जैसे कि ये E नॉट V नॉट एक ही चीज़ है, सोर्स का E नॉट है। तो अगर इसको मैं E नॉट बोल दूं, ये कंफ्यूज मत होना, E नॉट को कई किताब में V नॉट भी लिखते हैं, कोई लोड नहीं उससे। तो यहां पर अगर मैं V नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है सोर्स वाले की, 50√2। VRMS निकाल लें तो VRMS होता है V नॉट अपॉन √2, तो 50√2 अपॉन √, क्यों निकाल रहे हैं अभी दिखेगा आपको। ये वैल्यू आ गई VRMS 50। अब देखिए ये जो V1 है ना, यहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये इस वाले वोल्टेज से कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। ये देखिए ये जिस डायरेक्शन में VR होता है, ये VR लिख देता हूं, VR और R तो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो उससे आप करंट की भी डायरेक्शन यही होती है, I लिख देते हैं सीरीज LCR सर्किट में। अब आप इंडक्टर जो होता है उसमें वोल्टेज महाशय लीड करते हैं, तो ये देखिए ऐसे लीड कर रहे होंगे 90 डिग्री से, ठीक है। और कैपेसिटर महाशय लैग करते हैं, तो ये पीछे लैग कर रहे होंगे। लेकिन इन दोनों की टक्कर जब हुई, मतलब VL माइनस VC जब निकला होगा, तो उसकी वैल्यू 40 वोल्ट आई है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात भाई, ये दोनों के क्रॉस नापे हो। और एक चीज और ध्यान रखो, आगे सवाल भी NCERT एग्जाम्पलर में, कि भाई ये जो डिवाइसेस होते हैं वोल्ट मीटर एमीटर, ये VRMS नापते हैं, RMS वैल्यू नापते हैं। तो यहां पर ये जो 40 वोल्ट निकला है VL माइनस, वो भी तो भाई VL में से VC घटाओ, इसी डायरेक्शन में तो आएगा, विच इज लीडिंग 90 डिग्री, एंड दिस इज द RMS वैल्यू, समझे। तो इस V में जो VL माइनस VC है और इस VR में कितना एंगल है, 90। तो आप जानते हैं कि अब इसको VR स्क्वायर प्लस ये VL माइनस VC जो कि 40 है, इसको मैं V1 स्क्वायर लिख रहा हूं, ये बराबर किसके हो जाएगा, VRMS स्क्वायर के, जो ये सोर्स का वोल्टेज था। क्योंकि ये तीनों दोनों ये दिस इज V1, ये V1 और VR एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। मैं इसको बहुत कस के बता रहा हूं क्लियरिटी के साथ, जिससे पकड़ पाए। तो पाइथागोरस के हिसाब से जुड़ जाता है, वेक्टोरियल ट्रीटमेंट होता है अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये V1 VR स्क्वायर VRMS स्क्वायर। अब यहां V2 अगर निकालना, कहां लिखे, VR का मतलब हो जाएगा बेटा V2, यहां पर ये VR का मतलब ये R है ना, दिस इज V2। तो V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू अगर लेने चलें तो मैं लिखूंगा VRMS का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो साहब उधर वैल्यू आई थी 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। 3 4 5 पाइथागोरस हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या ट्रायोड बोलते हैं। 30 वोल्ट का आंसर आ गया है। तो ये रहा आंसर इज A। तो मैं बहुत ही मतलब एकदम जबरदस्त फाड़ के समझा रहा हूं, 5 मिनट ज्यादा लग जावे, लेकिन एकदम आपको चमकने लगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। खैर ये 5वां 6ठा नंबर का सवाल था जो आपने और हमने बना लिया है, इसको नोट कर लिया जाए। अच्छा सवाल है, ऐसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल भी मैं करूंगा, वो भी NCERT एग्जाम्पलर का ही टाइप का सवाल है, और बिल्कुल ठीक ठाक सवाल है पढ़े लिखे बच्चों के लिए। जो नहीं पढ़े हैं वो तो मेरे साथ ही हैं, पढ़े वाले भी मेरे साथ हैं। आइए 7वां नंबर सवाल देखते हैं। लिखा दी RMS करंट इन ए सर्किट कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज AC सोर्स इज 15 एम्पियर। RMS करंट 15 एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, इतने सेकंड टाइम है ना, सेकंड के बाद इंस्टेंट द करंट इज 0। मतलब जब 0 थी
आफ्टर लिखा है, ये जब 0 थी उसके बाद इतने सेकंड बाद करंट कितनी होगी ये बताओ। तो देखिए मजेदार सवाल क्यों है कि आरएमएस वैल्यू 15 एम्पियर है, तो मैं यहां लिखता हूं आई आरएमएस 15 एम्पियर आपको सवाल में दिया है, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और कितने समय बाद निकालना है, 600 सेकंड बाद हमें पता करना है। तो इक्वेशन ऑफ करंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से किसी भी समय इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालते हो आप। तो इक्वेशन ऑफ करंट लिखोगे, जो स्टैंडर्ड लिखते थे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आप जानते हो कि जो आरएमएस वैल्यू दे रखी है यहां पर, तो आरएमएस आप जानते हो कि आई आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो आई नॉट अपॉन √2 होती है। तो आई नॉट हमको अगर चाहिए तो √2 इंटू आई आरएमएस लिखनी होगी। यहां पर वैल्यू फीड कर देते हैं, आई नॉट की वैल्यू आ गई √2 इंटू आई आरएमएस यानी 15 एम्पियर, साइन लिखा, ओमेगा की वैल्यू है तो 2 पाई एफ इंटू टी अभी लिख के छोड़े हैं, अब इसको यहां पकड़ लेते हैं। इक्वेशन समझ में आ गई आपको। इसी में हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और इस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 15√2 साइन, और 2 लिखा, पाई लिखा, F था 50, और साहब टाइम था 1/600। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, 10 काटोगे तो पाई ये 10 आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा 10 वाला। तो ये वैल्यू आ गई I बराबर 15√2 साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री यानी आधा। तो ये वैल्यू हो गई 15√2 इंटू हाफ। अब रैशनलाइज आप मुझसे अच्छा कर लेते हो तो 15√2 एम्पियर आ जाएगा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये एक आंसर बन गया। और ऑप्शन है ए, और ये मेरे ख्याल से एक अच्छा सवाल है क्योंकि कनेक्टिविटी देखिए, ये पूरे एप्लीकेशन न्यूमेरिकल क्या है, कनेक्टिंग द डॉट्स। जो पहले तो पढ़ते हो, पढ़े ही नहीं हो तो मस्त रहो, बोले कुछ टेंशन ही नहीं है, नो ज्ञान नो अभियान नो अभिमान मतलब क्या बोलना चाहिए। और अगर पढ़े हुए हो कॉन्सेप्ट को तो उसके बाद न्यूमेरिकल तब निकलेंगे जब उसको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ पाओगे, कनेक्टिंग द डॉट्स। क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए, अगर वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो वो तो भाई साहब फिस वाला सवाल रहता है कि भाई रट्टा मारा है, आ गया ठोंक दिया। जहां दो कॉन्सेप्ट आपस में लगे जो लगते हैं तो उस समय कनेक्टिंग द डॉट्स यानी दो कॉन्सेप्ट कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से वो पता होना चाहिए। और मैं पढ़ाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं, जैसे आपको जबरदस्त क्लैरिटी मिले कि ए से बी और बी से सी कनेक्टिंग द डॉट्स कैसे हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बड़े मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है। 7वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, करेंगे हम लोग 8वें नंबर सवाल को। आइए बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैं खींच के दे रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को करने के बाद मजा आ जाए आपको। देखिए, इन ए सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज π/2। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट के बीच में जो लिखा हुआ है और सोर्स वोल्टेज के बीच में वोल्टेज की वैल्यू π/2 का डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्किट। तो इसका आंसर आपका क्या होगा अगर आप सोचें, कैन नॉट भी लिखा है शायद इसमें, ये जो नहीं हो सकता। देखिए अगर यहां पर ओनली सी है तो आप सी में तो जानते हैं कि आई और वी के अंदर साहब π/2 होता है, तो ये तो पॉसिबल है। इसी तरह से एल आप जानते हैं, ये मैंने सी की जगह वी एल लिखना चाहिए था, वी सी की जगह उल्टा हो जाता है ऐसे। तो ये दोनों पॉसिबल हैं भाई, इसमें कोई लोड नहीं है। एल सी अगर हो गए, एल और सी दोनों में से ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल कौन नहीं है, सी।
अच्छा, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप देखें, अगर आर आप वोल्टेज लिए हैं वी आर इधर और दूसरा वोल्टेज है वी एल इधर, ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? इधर कहीं बीच में जाएगा। तो ये एंगल पाई बाय 2 थोड़े होगा। वो तो कह रहा पाई बाय 2 से कहानी बन रही है ना कि जो भी बिटवीन कोई भी लीड लैग कर रहा हो, तो ये पाई बाय 2 निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आप पाइथागोरस से जोड़ोगे तो इसके बिटवीन में कहीं वी आएगा। तो आप देखेंगे कि साहब इसका आंसर ये नहीं आएगा इस समय। ठीक है, तो आप के हिसाब से मतलब इस तरीके से इस लॉजिक पर आंसर इज सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, इसको नोट कीजिए। अगला सवाल करेंगे जो बच्चों वाला सवाल है, 2022 में आया था। इससे सरल सवाल मैंने आज तक देखा नहीं है। फॉर्मूला पूछ लिया है तो, लेकिन आया था तो हम लोग तो 10 साल के कर रहे हैं, ले लेंगे। ये देखिए भाई, आप या तो मतलब कोई भी बच्चा बता देगा, किताब जो खोले है एक बार वो भी। द इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट इज, अब इसमें मुझे क्या कहना, इम्पिडेंस क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से आप ऑप्शन दे पाए हैं डी। तो इसमें कुछ भी समझाने को बचता नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था। आप फिर भी इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। नो टाइम वेस्टिंग, ओनली पढ़ाई मजेदार अंदाज के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 साहब। द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर, समझो एक रजिस्टर है और इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। फोटो बनाना जरूरी है, नहीं चिड़िया उड़ जाएगी। ये देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने सीरीज LCR सर्किट का फोटो बना दिया। आप क्या कह रहे हैं? वोल्टेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रजिस्टर पे 20 वोल्ट है। अच्छा, 15 वोल्ट किस पे है साहब? इंडक्टर पर। और उसके बाद मिलेंगे कैपेसिटर, उस पे है 30 वोल्ट। ये देखिए, बढ़िया। द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, अब ये सवाल भी काफी आसान था। सीरीज LCR सर्किट में आप नेट रिजल्टेंट V या सोर्स वोल्टेज क्या निकल आता? RMS VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वैल्यू को डाल दिया जाए उसी हिसाब से, तो ये B का स्क्वायर हो गया। VL है यहां पर 15 माइनस 30 का स्क्वायर, तो ये रहा आपका 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 25 वोल्ट। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। बोल रहा है यहां पर, ए सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस। देखिए, यही सवाल की बात कर रहे थे। एंड देन डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट? सीरीज LCR सर्किट। मैंने आपको इसी लेक्चर में शुरू में बताया था, याद दिला रहा हूं, फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस की कहानी। ये इस तरह का ग्राफ शो किया था। बाकी आप समझदार हैं, पूरा नहीं बता रहा हूं। ये था FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये किसकी कहानी होती है? सीरीज LCR की। तो इसमें आप जैसे जैसे F बढ़ाते हैं, इंपीडेंस घटता है मिनिमम, फिर बढ़ता है। इसका उलट हो जाएगा करंट। इंपीडेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगी, क्योंकि आप ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि I बराबर होता है V/Z। तो Z का उल्टा चलेगा I, है ना? सोर्स वोल्टेज तो सेम है। तो यहां पर शुरू में करंट बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते पीक अचीव करेगी, उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होंगे। तो ये मामला है सीरीज LCR सर्किट का। ये मैंने आपको वहां भी क्लियर किया था कि ऐसा एक सवाल है। तो ये देखिएगा, ये मैंने फिगर Z और I बनाया, Z और F बनाया है, I और F नहीं बनाया है। ठीक, तो इसको आप समझ गए होंगे, कम से कम जहन में जरूर होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
2022 में ये आया था, अगला भी 2022 का सवाल है। और यहां पर एक पॉइंट है, स्टेटमेंट है जो बहुत सवालों में एमसीक्यू में इस्तेमाल करते हैं, उसका रेफरेंस, उसका मतलब हमें तुरंत पकड़ लेना होता है, सवाल चुटकियों में हो जाता है। फिर आइए देखते हैं। लिखा है ए 15 ओम रजिस्टर एंड 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये साहब फोटो बना लो, मतलब इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ना बनाइएगा, एमसीक्यू में जरूरी थोड़ी होता है, लेकिन मैं आपका फंडा क्लियर करना चाहता हूं इसलिए। तो इसका आर दिया है 15 ओम, सही लिखा है। एल दिया है 80 मिली हेनरी और कुछ कैपेसिटेंस होगा जो हमको शायद मालूम नहीं है। इस सीरीज विद 50 हर्ट्स एसी सोर्स, यहां पर जो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो हर्ट्स में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्स। ओमेगा और एफ में रिलेशन आप जानते हैं 2 पाई एफ का होता है। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज, अब यही स्टेटमेंट इसको कई तरह से बोलते हैं। क्या कह रहा है कि इस पूरी सर्किट में जो आपका सोर्स वोल्टेज है, वी आर एम एस लिख देता हूं, इधर वाला जो ये ई आर एम एस लिख दो, ये ई आर एम एस लिख दीजिए, ठीक। ये जो वैल्यू है ये और करंट एक ही डायरेक्शन में है। जब ये एक ही डायरेक्शन में होती है ना, तो ये रेजोनेंस पर होती है, एट रेजोनेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वोल्टेज इन दोनों पे आ रहा था वो एक दूसरे को किल कर दिया है, अपोजिट फेज में चला गया है, जिसकी वजह से इसमें जाने वाली करंट इसके वोल्टेज की ही डायरेक्शन में आ गई है। बात समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बोले कि पूरी सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, इसका मतलब है रेजोनेंट कंडीशन हो गई है। समझ पा रहे होगे आप? तो ये कंडीशन क्या बता रही है? ये हमको बता रही है रेजोनेंस इज देयर, एट रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस पे हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर एक्ससी पे रेजोनेंस होता है। बस सवाल खत्म हो गया है। इसको ओमेगा एल लिखो, इसको 1 अपॉन ओमेगा सी लिखो। हमको सी निकालना था, तो सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल। फ्रीक्वेंसी एफ में दे रखी है, तो मैं इसको 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एल लिख दूंगा, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल लिख दूंगा। फिर आगे सॉल्व करने के लिए वैल्यू डाल रहा हूं, 3.14 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी जहां तक 50 थी तो 50 का स्क्वायर, और एल था 80 मिली हेनरी, 80 इंटू 10 की पावर -3। ये 1 लिखा हुआ, ये पकड़ना जो लिखा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 127 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर आ गया, और इस आंसर के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर है बी। बी इज द करेक्ट वन। कैसे निकला मैंने समझाया, इसको पकड़े रहिएगा आराम से, ठीक है? पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगला सवाल करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ए 300 ओम रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर ऑफ इतना, ये सी दिया माइक्रोफैरेड है ना, दिस इज सी, दिस इज आर, are connected in series to a 200 volt and 50 hertz AC source. The current in the circuit, अब ये भी सवाल काफी सरल है। देखिए, जब भी करंट की बात की जाएगी, जब से आपको नॉर्मल बोला जाए तो IRMS पकड़ लेते हैं। तो IRMS अगर निकालने जाओ तो इसका क्या मतलब है? VRMS अपॉन इम्पीडेंस। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। VRMS कितना होगा? तो VRMS के लिए 200 वोल्ट की सप्लाई इन्होंने कह रखी है, तो ये 200 वोल्ट VRMS दी, जो वैल्यू दी रहती है 200 RMS दी रहती है, जब तक बोला ना जाए 200 वोल्ट। हमको Z नहीं पता, यहाँ Z निकालते ही सवाल खत्म। तो निकाल लो Z में क्या रखा है। अब आप समझ गए हैं कि ये RC सर्किट है, R और C। RC सर्किट में इधर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, Z की वैल्यू आप क्या लिखते हो? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ये इसकी कहानी होती है। तो अब यहां पर वैल्यू लिखते हैं ना, ये लिखो यहां पर
आर स्क्वायर कितना था 300, और XC का मतलब होता है 1/ω_c, क्योंकि यहां पर C दे रखा है ना, मैं यहां पे निकाल देता हूं XC 1/ω_c, यानी 1/2πf इंटू C। 1/2 पाई का मतलब पाई ही लिखे रहने देते हैं अभी, क्योंकि F में पाई है, कट जाएगा। 25/पाई इंटू 10⁻⁻6, तो सही लिखा है सब, FC लिख दिया। F कहाँ है भाई, तो F है 50 हर्ट्ज, तो F के लिए 50 भी डाल दो। तो अब इस पाई से ये पाई कट गया और 10⁻6 ऊपर चला गया, और ये 25 दूनी 50, 50 इंटू 50 यानी 2500 आ गया। अब इसको ये 10⁻+6 से ऊपर डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 400 फैरेड ये आ जाएगा। इसी की वैल्यू यहां डाल दो 400 फैरेड। फैरेड लिख रहा हूं, F कहां रहा, ये ओम है। ओम इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 3, 4, 5 हम जानते हैं, तो रट चुका होता है, हम लोग को इतना किए हुए हैं। 500 ओम इम्पीडेंस की वैल्यू है। अब अगेन वही फॉर्मूला, कलर को बदल लेना चाहेंगे, IRMS VRMS अपॉन Z। VRMS था 200 और ये निकाला है हमने 500, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.4 एम्पियर। ये देखो ना, ये आंसर आ गया। और ये भाई कौन सा ऑप्शन है, नंबर बी। देखिए, तो ये सारे सवाल आपके गलत हो ही नहीं सकते, और देखिए आपका पूरा चैप्टर ही मस्त हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करेंगे 13वां सवाल था ये, और 14 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा 14 नंबर। When an alternating voltage E is equal to E0 sin omega t is applied to a circuit, a current I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2 flows through it. The average power dissipated in the circuit. Average power आप जानते हैं, जरूर आपने याद कर रखा होगा, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जिसे पावर फैक्टर भी कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर तो क्या हुआ ना कि ये फाई पाई बाई 2 है, दिस इज फाई, फाई इज पाई बाई 2, यही फाई होता है ई और आई के बीच का फेज डिफरेंस। अब अगर फाई पाई बाई 2 हो गया तो कॉस फाई कितना हुआ, कॉस पाई बाई 2 विच इज 0। तो जैसे ही आप 0 इसमें डालेंगे तो पी एवरेज आप क्या मिलेगा, ये कुछ भी हो, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर डी है। बहुत ही मधुर आंसर है, सरल आंसर है, लेकिन मैं लॉजिक पीछे का बता दूं जिससे आपके फंडे बने रहें। ट्विस्ट आने पर आप भी ट्विस्ट करा दे उसको। तो ये आप नोट कर पाए जो 14 नंबर क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, जो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। पॉज करके नोट करते रहिएगा। और मैं तो कहूंगा कि जब MCQ आए, जैसे अब इसी को पॉज करके ना आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर कर पा रहे हैं मेंशन कीजिए आंसर। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं कर पा रहे तो मैं तो बता ही रहा हूं, तब आपको और ज्यादा फायदा होगा। खैर चलिए, द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस विल बी, ये तो आपको आता ही होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। क्या होता है, वैसे तो याद किए रहते हैं कई बच्चे, फिर भी cos फाई की जो वैल्यू होती है ना, R बराबर Z होता है, और एट रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के ऊपर Z बराबर R आ जाता है। तो ये वैल्यू अगर यहां रख दी जाए तो cos फाई की वैल्यू R/R आ जाएगी एट रेजोनेंस, और उस दशा में ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पावर फैक्टर विल बी 1 इज द आंसर। ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। ये भी लिख दूं जैसे बच्चा कोई कंफ्यूज हो रहा हो, क्यों होगा कंफ्यूज, लेकिन फिर भी पावर फैक्टर बोलते हैं cos फाई को। ये आंसर है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एकदम आपको दिखाई पड़ गया, बहुत सरल सवाल था ये। इस सवाल में कौन गलती करेगा, थोड़ा भी पढ़े होगा तो। खैर एनीवे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और उसको देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16।
लिखा है द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट। अब ये तो ट्रांसफार्मर आपका पढ़े होंगे, किसको रिड्यूस करते हैं? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करते हैं एडी करंट्स को। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर आ गया एडी करंट, कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको लैमिनेशन इसीलिए करते हैं जिससे एडी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। एडी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो पावर लॉस बहुत होगा और हमारा एफिशिएंट ट्रांसफार्मर नहीं बन पाएगा। तो ये था 16वां नंबर सवाल, पॉज करके नोट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जहां भारी मात्रा में गलती होने की संभावना बनती है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो क्वेश्चन नंबर शायद 17 है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स represent the variation of the current I with frequency F in an AC circuit containing a pure capacitor। कई बच्चे क्या गलती करेंगे जो मैं बता रहा था, देखिए XC की जो वैल्यू होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की 1/ωc होती है, इसको 1/2πf C लिखते हैं। तो यहां XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F होती है। तो ये ग्राफ कैसा आता है, यहां फ्रीक्वेंसी बनाए हुए हैं, यहां XC बनाए हुए हैं, तो देखिए इस तरह से ये जाता है। लेकिन ये ग्राफ किनके बीच का है? ये ग्राफ हमारा XCF। तो जो बच्चा ये देखेगा खट से ये सही कर सकता है, गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि भाई ग्राफ में इसने I और F के बीच के पूछ लिया है ना, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो आई एफ के बीच में पूछने पर कैसे संभालेंगे इसको? देखिए ऐसे संभालेंगे। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है V/XC, बिल्कुल क्लियर बात है। और यहां V लिखा और XC की जगह रख दोगे 1/ωc, तो ये आ गया V/ωc। तो अगर I लिखूं, V लिखूं, ओमेगा की जगह 2πf लिखूं इंटू C लिखूं, तो यहां से आपने ये सब देखिए कांस्टेंट ले लें अगर, तो I इज प्रोपोर्शनल टू, ये C कहां लिख दिया, हाँ ठीक है, I इज प्रोपोर्शनल टू F आ गया। और ये लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से जा रही है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी और लीनियर रिलेशनशिप एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां एक तो स्ट्रेट लाइन मिली, यानी ये दो ऑप्शन आप पकड़ सकते थे, लेकिन आई जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। तो यहां से भी आपको दिख गया जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। यहां तो एफ बढ़ने पर आई बढ़ ही नहीं रहा है। तो आराम से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन इस बात को मैंने आपको और घुमा के भी क्लैरिटी दी है। ये ग्राफ इन दोनों के बीच में ये भी पूछा जाता है, ये भी आता है, पूछा जाता है, और बाकी तो जो घुमा के पूछें वो हम लोग उससे निपट लिए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 था और क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, पॉज करके नोट किया जाए और अगला सवाल करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 18वां नंबर सवाल है। लिखा है 20 वोल्ट AC सप्लाइड अप्लाइड टू ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस एंड ए कॉइल, यानी इंडक्टर है। ये पढ़ना बहुत जरूरी कि सर्किट में कौन कौन एलिमेंट है, नहीं तो वहीं भुस विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो यहां की कहानी कुछ बना दो, ऐसे रेजिस्टेंस लगा है, ये इंडक्टर है और यहां AC सोर्स है, तो ये AC सोर्स हो गया। अच्छा 20 वोल्ट AC सोर्स दे रखा है, VRMS को हम लोग 20 वोल्ट पकड़ लेंगे जो अप्लाइड है। अब क्या, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, यहां पर VR की वैल्यू है 20 वोल्ट, 12 वोल्ट है भाई, 12 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, सरल सवाल हो गया, कोई भी दम नहीं है। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगी, ये इन दोनों VR और VL में क्या रिलेशनशिप होगी, उसका VRSS से हिसाब किताब बना लेना चाहिए। इन दोनों की जो रिलेशनशिप रहती है वो पाइथागोरस के हिसाब से होती है। कैसे मतलब, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट रहती है उसी डायरेक्शन में R रहता है, और इंडक्टर सर्किट में VL करता है लीड 90 डिग्री से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वही ये होता है VRMS, सोर्स का वोल्टेज।
बस इसका मतलब क्या हो गया, वी आर एम एस पाइथागोरस लगा दो, तो वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, फॉर्मूले याद होंगे तो आप वी आर एम एस को अंडर रूट पकड़ो, और वी एल कितना था, अरे हमें वी एल निकालना है भाई तो वी एल का मतलब हो गया, आप समझ पाए होगे, वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो वी आर एम एस कितना था साहब, 20 वोल्ट, तो ये करो यहां पर 20 का स्क्वायर माइनस वी आर का मतलब 12 का स्क्वायर, और रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 400 और 144, तो ये आ गया कितना आपका 16 और 16 है। ए ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट वन, यहीं कहीं मेंशन कर दें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इस तरह से आपका आंसर निकल आया बहुत आराम से। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन है आसान, ये कोई इसमें दम नहीं ज़्यादा, तो आप इसको नोट करिए, लेकिन तैयारी रखिए, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप ज़रूर कर लेंगे, और मैं बिल्कुल आसान करके बता भी रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, सिर्फ पढ़ाई और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करते हुए। द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड द करंट इन सीरीज आर, ये E की वैल्यू है और ये बेटा I की वैल्यू है, पकड़ में आ गई बात। देन इट इज ए नेसेसरली वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ना हम क्या समझ पाए, I लीड कर रही है, I लीड्स वोल्टेज E बाई पाई बाई 3। तो देखिए जहां पर करंट लीड करती है उसमें इंडक्टर सर्किट तो हो ही नहीं सकता, इंडक्टर में तो वोल्टेज लीड करता है, तो कहीं इंडक्टर दिखे तो उसको भगाओ अगर प्योर इंडक्टर है, जैसे RL लिखा हुआ है, ठीक, तो ये RL नहीं हो सकता, क्योंकि डोमिनेंस किसका है यहां पर, कैपेसिटिव सर्किट का। L में तो कि वोल्टेज लीड करने लगेगी, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां L आ गया है, केवल RL सर्किट नहीं पॉसिबल है, और केवल L सर्किट पॉसिबल नहीं है जहां डोमिनेंस L का हो जाए। तो दूसरा नेसेसरली ए RC सर्किट, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये आंसर है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि RC सर्किट में C डोमिनेट करेगा, मतलब कैपेसिटर में, तो करंट लीड कर सकती है, सही बात। दूसरा नेसेसरली LCR सर्किट, नेसेसरली तो नहीं है, लेकिन LCR सर्किट में भी ऐसा हो सकता है कि कैपेसिटिव सर्किट डोमिनेट करे तो करंट लीड कर जाए। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, क्योंकि केवल यही हो ये सच नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए ये आंसर बैठ जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर RL सर्किट है या केवल L है तो वोल्टेज को लीड करना होगा करंट से, अदरवाइज वो चीज संभव नहीं है। तो इसलिए पहला का रिजेक्शन था, दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी थी, केवल वही नहीं था, दोनों हो सकते हैं, इसलिए आंसर डी बन गया है। तो यह 19वां नंबर सवाल था, हम लोगों ने जो कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। आप देखेंगे कि हम लोग जबरदस्त डीप एक्सप्लेनेशन के साथ सवाल कर रहे हैं, फिर भी बहुत कम समय में अच्छे खासे सवाल और पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि टू द पॉइंट, फालतू की बात एकदम नहीं करने की तरफ इशारा है या एम है। तो अगला सवाल हमने पकड़ लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड V इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटेंस C, एक C है और दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखे हैं। अच्छा भैया ये कहानी है, मतलब ये कैपेसिटर लगा दो और यहां आप ऐसे बल्ब दिखा देते हैं, समझ गए होंगे, बल्ब है और ये AC सोर्स है। ये कहानी है यहां पर, ये C है, ये B फॉर बल्ब हो गया। तो बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस 0, इसका रेजिस्टेंस जो है ये R है, तो एक तरीके से RC सर्किट हो गया ये। इंडक्टेंस 0 ये लिखा हुआ है। व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज, यहां पे ओमेगा लगा रखे हैं, एंगुलर ओमेगा, ओमेगा बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो देखिए XC की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C होती है। अब आप इफ यू आर इंक्रीजिंग ओमेगा, तो व्हाट इज हैपनिंग, XC विल बी डाउन,
ओमेगा बढ़ेगा तो XC घटेगा। अगर XC घटेगा तो इसका जो इम्पीडेंस है Z, वो क्या है, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसका मतलब है कि Z भी घटेगा क्योंकि Z का कंपोनेंट XC है। अगर इंपीडेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू द करंट, अगर अपोजिशन टू द करंट घट रही है तो करंट बढ़ेगी, तो इसका असर होगा, यहां पहुंच गए, देखो जगह नहीं मिली, I बढ़ेगा, इसका असर होगा I बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो बल्ब चमकेगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, तो इसके हिसाब से बल्ब ग्लो ब्राइटर। ये सब एक लॉजिकल कनेक्टिंग द डॉट्स हैं जो आप जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से बात करूंगा आपसे कि आपको लगेगा ही नहीं कि दिक्कत है। भाई मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली जाना है, एक सड़क थोड़े है, बहुत सारी जाएंगी, चौराहा पड़ जाएगा, दूसरा चौराहा, तो आपको मालूम तो हो मुड़ना किधर है। चौराहे की तो जानकारी है, मुड़ना किधर वही नहीं पता, तो आप दूसरे चौराहे पहुंचेंगे कैसे, नहीं पहुंच पाएंगे। खैर एनीवे, तो इसके हिसाब से आंसर बी बन जाता है, जैसा हम और आप समझ पाए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 20 था, निपट गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आने वाला है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, तो चलिए देखते हैं। ए साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, ये V0 दे रखे हैं भाई, पीक वैल्यू का मतलब V0, यहीं कहीं लिख दूं क्या, V0, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये F है, हर्ट्ज में दी है, इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट है, बड़ी अच्छी बात, इन विच R पता है, L पता है, C पता है, देन द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन, अच्छा सवाल, विल बी। अब देखिए जो पावर का फॉर्मूला है, हमने आपको इसी लेक्चर के दौरान चर्चा की है, होता है VRMS इंटू IRMS, और भी इसके फॉर्मेट लिख सकते हैं, इंटू cos फाई। अब एट रेजोनेंस क्या होता है, cos फाई की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये पावर क्या बन जाएगी एट रेजोनेंस, VRMS इंटू IRMS। बात समझ में आपको आई होगी। अगर आप यहां पर और इसको और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, VRMS को क्या लिख सकते हैं, रेजोनेंस पे क्या हो जाता है, VRMS की वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू IR, इंपीडेंस और R हो जाता है बराबर। तो यहां पर समझिएगा मेरी बात, देखिए एट रेजोनेंस अगर मैं VRMS को लिखूं तो ये हो जाएगा IRMS इंटू R, क्योंकि इस समय Z बराबर R हुआ करता है। अब इसी वैल्यू VRMS की वैल्यू यहां चाहो तो रख दो, तो चाहो तो रखो, चाहे बिना रखे भी सवाल निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगी RRMS इंटू R, IRMS इंटू R इंटू IRMS। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया I स्क्वायर RMS इंटू R। इस फॉर्मूले से सवाल निकाल लेंगे। अगर आप ये वैल्यू ना रखना चाहो तो V निकाल के रख देना, उसमें कुछ परेशानी नहीं, इस फॉर्मूले से V निकाल लेना, आपकी इच्छा, बहुत तरह से निपटेगा मामला। खैर आप बात को समझ पाए। जैसे VRMS लिखा था ना, तो VRMS देखिए V0 नहीं, देखिए इस तरह भी कोई इसमें समस्या होती ही नहीं है, बस आप पकड़े रहिए। VRMS क्या होता है, V0 अपॉन √2। तो ये वैल्यू V0 कितना था, 283 अपॉन √2, ये वैल्यू हो गई। अब हमको देखिए I चाहिए, तो I की वैल्यू लिखने की तरफ बढ़े तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS का मतलब है VRMS अपॉन R एट रेजोनेंस। जब Z बराबर R होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 283 अपॉन √2, और R कितना है 3, देख पाए ये 3 दिया हुआ है। अब रख दो उसमें, कैसे भी निकाल लो, इसकी ऐसी तैसी ही आएगा, ऐसे ही V एवरेज VRMS इंटू IRMS, रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, cos फाई 1 हो चुका है। VRMS हुआ 283 अपॉन √2 साहब, और ये हुआ 283 अपॉन 3 इंटू √2, तो ये हो गया 283 का स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6। अब इसको आप कर लीजिए मेरे ख्याल से
डिवाइड, और ये वैल्यू आ जाएगी किलोवाट के अंदर आएगी, और ये हो जाएगा 13.35 किलोवाट। ध्यान रखिएगा ये किलो लिखा है, वरना इसका स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा होगा, 0 लगेंगे, लेकिन किलोवाट में आंसर लिख रहा हूँ। तो दिस विल बी दिस वैल्यू एंड ऑप्शन विल बी सी। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और मेरे ख्याल से आप इसको ज़रूर समझ पाए होंगे। मेरे ख्याल से सही लिखा है, ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। VRMS इंटू IRMS था। VRMS निकालने के लिए हमने 283/√2 यूज़ किया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। IRMS का मतलब है VRMS अपॉन R, 283/√2 ये VRMS है, और R की वैल्यू थी 3 ओम, और इन दोनों को कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो ये आंसर आपका आ जाना चाहिए। आप इसको नोट कर लें और देख लीजिएगा इसको क्या बन रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर पाए होंगे। 21 नंबर का सवाल था, आगे करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। दैट इज 20 सेकेंड। पॉज करके नोट किए होंगे, ऐसी उम्मीद है। पिछला वाला मौका दे दूं आपको। कई बच्चे कहते हैं सर 2-4 सेकेंड दे दिया करिए, नोट कर पाए हो आप। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं बेटा, और इसमें देखिए क्या है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ पावर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जैसे कि बात करें, एडी करेंट्स पावर लॉस करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग नॉट प्रॉपर्ली डन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल पावर लॉस कर देगी। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को जितना ज़्यादा आपस में शेयरिंग फ्लक्स की ज़्यादा होगी, उतना पावर अच्छा मिलेगा। हमिंग साउंड पावर लॉस करती है, ऐसी आवाज़ आती है ट्रांसफार्मर के अंदर। और प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ ए वेरी थिक कॉपर वायर, ये पावर लॉस नहीं करता। तो आंसर इज डी। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ाई पर बेस्ड है, और 2022 का सवाल है, नोट कर लीजिए। आगे की चर्चा कायम रखेंगे। 23वां नंबर सवाल आपके सामने आने वाला है। चलते हैं 23rd नंबर सवाल लेते हैं। ये देखिए, ये NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, करेंगे, और ऐसा सवाल किया है हम लोगों ने आज पढ़ाई के दौरान। इफ द RMS करंट इज 50 हर्ट्ज, AC सर्किट इज 5 एम्पियर। ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आप शुरुआती दौर में लगा पाने में थोड़ी सी मुश्किल फील करते हैं, तो मतलब ऐसा करते तो न्यूमेरिकल ऐसा ही है। बाकी तो द वैल्यू ऑफ द करंट इतने सेकंड बाद, सेम ऐसा सवाल हमने किया हुआ है। आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0, हमें यहाँ इक्वेशन निकालनी पड़ेगी करंट की। तो करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। हमने देखा था, इसका मतलब होता है IRMS इंटू √2 साइन 2πft। ये हम बता चुके हैं अभी इसी लेक्चर में, इसलिए आराम से समझ पाए होंगे। IRMS कितना है 5, √2 साइन लिखा, 2πf है 50 हर्ट्ज, और टाइम है 1/300। तो 0 से 0, 5 2 10, 1 0 और कट गया, π/3 आ गया। 5√2 साइन π/3। π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, √3/2। तो 5√2 इंटू √3/2, ये आपका I है। अच्छा, कुछ और छोड़ छाड़ गए क्या? हाँ, यही आंसर बनना चाहिए। तो ये रैशनलाइज कर लोगे तो आ जाएगा 5√3 अपॉन √2, यानी 5√3/2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये देखिए, ऐसा सवाल हम लोगों ने बोर्ड में आया हुआ सवाल है, एक वैसा किया था। नंबर 2 सवाल था या नंबर 3 था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही किया था। सेम NCERT की तर्ज, NCERT एग्जाम्पलर की तर्ज पे वो सवाल दिया गया था। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। 24 नंबर का सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। ये रहा आपका 24वां नंबर का सवाल। लिखा है, व्हेन ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए AC मेन्स, द मीटर शोज द स्टडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस मीन्स, हमेशा ध्यान रखिए, जो डिवाइसेस हम लगाते हैं वो डिवाइसेस की फाइनल रीडिंग इन AC वो क्या होती है? RMS वैल्यू।
RMS वैल्यू देता है ये हमको। शुरू में इसका आंसर आपका सी है, क्योंकि शुरू में डिवाइस मेजर करता है वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर एवरेज, ये सिंबल किस चीज का है? एवरेज का। तो वी स्क्वायर का एवरेज निकालता है, लेकिन जो रीडिंग हमको दिखाई पड़ती है, मतलब इस तरह से कैलिब्रेटेड रहती है कि आपको मिलता है अंडर रूट वी स्क्वायर, विच इज RMS वैल्यू। तो इसको हमेशा पकड़ के रखिए कि जो भी डिवाइसेस AC में लगाते हैं, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर समझ लीजिए, गैल्वेनोमीटर तो क्या लगाएंगे, मतलब आप जो भी डिवाइस लगाएंगे वहां पर वो RMS वैल्यू देता है। जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है, हम बोलते हैं 220 वोल्ट की बिजली आती है, वोल्टेज, तो 220 वोल्ट RMS वैल्यू है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज को कि भाई इसका पीक वोल्टेज कितना है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 220 को 1.414 से, तो ये वैल्यू करीब करीब 311 वोल्ट हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं AC इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि कहे तो 220 रहे हो और वो ले जाके तान रहा है आपको 311 पर, तो आप 220 के चक्कर में और घूसा पड़ रहा 311 वाली पावर का, निपट गए, डेंजरस हो गया मामला। DC में जितना लिखा रहता है उतना कॉन्टिन्यूस मिलता है। अगर कहीं DC बोल रहे हैं कि 220 वोल्ट की DC सप्लाई है, तो 220 ही है वो, ना कम ना ज़्यादा, उतनी चल रही है। इसीलिए बोलते हैं AC इज मोर डेंजरस देन DC। क्यों? क्योंकि बोल तो 220 रहे हो RMS वैल्यू और खींच के ले जा रहा है 311 तक, इसलिए समझ गए होंगे आप। खैर एनीवे, इसको नोट कर लीजिए। 24वां नंबर सवाल था और अब आ जाता है 25वां नंबर सिल्वर जुबली वाला सवाल। तो ये रहा 25वां एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और सवाल कहता है एन इंडक्टर ऑफ ए रिएक्टेंस 1 ohm and a resistor of 2 ohm are connected in series to terminals of a 6 volt RMS AC source. The power dissipated in the circuit. बस वैसे ही अभी समझाया था, इंडक्टर और रजिस्टर है, अभी आपको सवाल किया था। हाँ, वो रेजोनेंस पे था, लेकिन खैर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। तो ये कहानी क्या है भाई? 1 ओम का R है जहाँ इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस, ये इंडक्टर है इसका, तो XL बराबर 1 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। कार कनेक्टेड इन सीरीज इन द टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट RMS है, VRMS 6 वोल्ट। द पावर डिसिपेटेड, देखिए पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का जो होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। ये जो समझते रहिए, बहुत ही आसान चीजें हैं। पावर फैक्टर जिसे आप cos phi लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है R/Z। इसकी वैल्यू यहां पे कर दो पुट, तो ये क्या बन गया? P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z ना बेटा। अब VRMS पता है क्या? 6 वोल्ट है। अच्छा, IRMS नहीं पता है, वो भी प्यार से निकल आएगा। ये कलर को बदल लेते हैं जिससे दिखाई पड़े आपको। IRMS का मतलब क्या है? VRMS अपॉन Z। तो Z के लिए फिर हमें Z भी निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि Z निकाले बिना काम नहीं चलेगा, तो Z भी निकालना पड़ेगा। तो Z में यही कैलकुलेट कर देता हूं, अंडर रूट R² प्लस XL का स्क्वायर, यहां जगह है थोड़ी सी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 ओम इज द यूनिट। Z आ गया। अब VRMS कितना था भाई? कहां पहुंच गए? VRMS था 6 वोल्ट, ये 6 लिखा हुआ है, तो 6 अपॉन Z का मतलब था √5। ये IRMS आ गया, अब रख दो इस IRMS की वैल्यू यहाँ, 6 अपॉन √5, और R कितना है? 2 ओम, Z कितना है? √5। सारी वैल्यू पुट कर दी। एक तो देखिए ये आपके लिए Z निकालना पड़ा आपको, cos phi की बात समझनी पड़ी, IRMS निकालनी पड़ी, और एक फॉर्मूला तो ये आप लेके चल ही रहे हैं। थोड़ा सा ये एस्ट्रिक बना, क्या सिंबल बोलते हैं, हैशटैग एस्ट्रिक करके लगा दिया है, जो आप समझ पाए होंगे। तो ये हुआ 36 इंटू 2 यानी 72 अपॉन 5, √5 इंटू √5 5 होता है, डिवाइड मारोगे 14.4 वॉट आ जाएगा पावर, और आंसर बन जाएगा C।
ऐसे सवाल आपके यहाँ क्यों ना आए, बिल्कुल आए, आप भी कर पाएंगे, पढ़ रहे हैं भाई, है ना। नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल और लगाते हैं हम लोग बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल डीप एनालिसिस, डीप पढ़ाई के तौर पे लगाते हुए आइए चलते हैं और लगाते हैं इसका आज का आखिरी सवाल। तो द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो वोल्टेज को ज्यादा से कम कर देता है। इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट आउटपुट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वॉट लाइट बल्ब। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट, बड़े आराम से निकालेंगे। यहां जो सेकेंडरी आउटपुट है वो 24 वोल्ट का है और पावर कितनी है? 12 वॉट का बल्ब लगा के चले हो। तो हम जानते हैं कि अगर मैं IS निकालूं, इससे यहीं निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू VS इंटू IS। तो IS की वैल्यू कितनी हो गई? PS अपॉन VS। पावर थी 12 और 24 वोल्ट की कहानी, यानी 0.5 एम्पियर की सेकेंडरी करंट है। अब पूछ रहा है कि पीक करंट बताओ। तो हम जानते हैं जो पीक करंट होती है I0, वो IRMS इंटू √2 होती है। IRMS हम लोग निकालें 0.5, तो 0.5 इंटू √2, और ये खुद ही होता है 1/2। तो आप √2 से रैशनलाइज करेंगे, 1/√2 एम्पियर आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर नंबर ए, पहला आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर। इस तरह से देखिए शानदार सभी तरह के सवाल उन्होंने लगा लिए। इसको नोट कर लीजिए, चैप्टर जो जाता है MCQ को देखते हुए फिनिश। तो इसको नोट करिए। तो आपने उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा। चलते चलते मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा इन 2 कोर्सेज के बारे में जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हैं। 10 साल के PYQs, 12th PCM या 12th PCB जस्ट 299 में लेके लगा सकते हैं, फुली सॉल्व है ये। और ये क्वेश्चन बैंक है PCMB का, सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, MCQ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, बड़े छोटे सब, और 3-4 सब्जेक्ट आपको 499 में, जिससे आप शानदार पढ़ाई कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कई तरह के लिंक है जो आपके लिए बड़ा ही काम करेंगे, 1 शॉट वीडियो, PYQ, डेरिवेशन और भी कई चीज़ों के, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक टू यू।